कागज के महल और डायनासोर। जापान में कागज का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पूजा की विविध पद्धतियों, त्योहारों पर पतंगों और गुब्बारों में, प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं जैसे छातों और पंखों में कागज तरह तरह से काम में लाया जाता है। कागज से ही बच्चों को लुभाने के लिए किरीगामी और ओरिगामी कलाएं विकसित की गई हैं। वैसे कागज का आविष्कार चीन में लगभग 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पर लंबे समय तक कागज के निर्माण की विधियों को गोपनीय रखा गया। लगभग 751 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के भारतीय प्रचारक जब चीन से कोरिया होते हुए जापान पहुंचे, तब वे अपने साथ चीनी कागज तथा कागज बनाने की कला के ज्ञान को भी वहां ले आए। जापानियों ने कागज के निर्माण और उससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने के लिए जिस कौशल, ज्ञान और विधियों की जरूरत पड़ती है, उसमें आवश्यकता अनुसार नाना प्रकार के परिवर्तन किए हैं। किसी भी वस्तु को कलात्मक गुणवत्ता प्रदान करने में जापानी माहिर होते हैं, इसीलिए कागज में भी उन्होंने कलात्मक गुणवत्ता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कागज निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उन्होंने बांस, गांजा, झाड़ियों की पत्तियों और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त रेशों तथा फाइबर का प्रयोग किया। आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कागज को अधिक मात्रा में बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी का भी प्रयोग किया गया। जापान में हाथों से बने कागज को वासी नाम से पुकारते हैं। इसे बहुत ही कलात्मक गुणवत्ता प्रदान करने में जापानियों ने बहुत प्रगति की है। पतंगों को बनाने की और उसे उड़ाने की कला में दुनिया भर में जापान का कोई सानी नहीं है। जापान में पतंग को टाको कहते हैं। लकड़ी या बांस की खपचियों पर कागज चिपकाकर विभिन्न आकारों और आकृतियों में जापानी पतंगे बनाने में माहिर हैं। छोटी पतंगे कुछ वर्ग इंचों की और बड़ी पतंगे 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल तक की भी हो सकती हैं। बहुत से स्थानीय उत्सव पतंगों के बिना आधे अधूरे गिने जाते हैं। जापानी एक डोर में सैकड़ों पतंगे बांधकर उड़ाने की कला में भी खास माहिर हैं। जापान में छाता संस्कृति और शोभा का प्रतीक है। अधिकांश जापानी सुंदरियां छाता लगाए दिखाई देती हैं। प्रारंभ में छाते कपड़े से बनते थे और बाद में कागज से बनने लगे। वर्तमान में ये रबर, प्लास्टिक और फोम से भी बनाए जाते हैं। प्रारंभिक छातों को जापान में कासा कहते थे। धूप से बचाव करने वाले छाते को जापानी भाषा में हिगासा तथा वर्षा से बचाव करने वाले छाते को अमागासा कहते हैं। वर्षा से बचाव करने वाले छाते में तेल से भीगे हुए कागज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कागज जलरोधी हो जाता है। आज भी जापान में बांस से निर्मित छाते अत्यंत महंगे बिकते हैं। जापानी पंखे परंपरा और फैशन का प्रतीक हैं। जापानी भाषा में पंखे को उचीवा अगी कहते हैं। कागज के पंखों के साथ साथ यहाँ बांस, नारियल और प्लास्टिक के पंखे भी बनाए जाते हैं। आकर्षक रंगों और प्राकृतिक दृश्यों से सजे इन पंखों को सुनु कहते हैं। इन पंखों पर लोककला, संगीत, कभी कभी खेलों के दृश्य और वन पशुओं के चित्रों को भी उकेरा जाता है। फूल, पत्ती, नदी, झरनों के दृश्य भी इनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। नाना प्रकार के उत्सव जैसे नो नाटक और टी सेरेमनी में भी पंखों का होना परंपरा का अंग है। कागज के पंखे सस्ते होते हैं, जबकि रेशम के पंखे महंगे। राजकुमारियों के पंखों पर सोने के तारों का काम किया जाता है। सूर्य देवता की पूजा के समय देवता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2 मीटर के विशाल पंखों का प्रयोग किया जाता है। कीशा सुंदरियां कागज के पंखे और छाता हमेशा अपने साथ रखती हैं। जापान में पतले रंगीन कागज के टुकड़ों को फूलों की पत्तियों के आकार में काटकर उन्हें आपस में जोड़ विभिन्न प्रकार के खिलौने और गुब्बारे बनाने की प्रथा है। इन गुब्बारों को जापानी भाषा में कामी फुसेन कहते हैं। इन्हें कामी टेमारी अर्थात पेपर हैंडबॉल भी कहा जाता है। कालांतर में गुब्बारों के अंदर आवाज करने वाली घंटियां भी लगाई जाने लगी। कागज से ही किरीगामी की सुंदर कला विकसित की गई है। कागज की विभिन्न रंग रूप की शीटों को कैंची या चाकू से काटकर
और उन्हें विभिन्न प्रकार से मोड़कर नाना प्रकार की सुंदर वस्तुएं, सजावटी खिलौने और आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। आजकल इस कला के विकास स्वरूप उसमें पॉपअप आर्ट का भी उदय हुआ है। यह कला मुख्य रूप से ग्रीटिंग कार्ड बनाने के काम आती है। किरिगामी की ही जुड़वा कला है ओरिगामी। उसमें कागज को मोड़कर विभिन्न वस्तुएं, जानवर, चिड़िया और कलात्मक पैटर्न बनाए जाते हैं। ओरिगामी दो जापानी शब्दों ओरी, जिसका अर्थ है मोड़ना, और कामी, जिसका मायने है मोड़ना, के मेल से बना है। ओरिगामी में कागज को काटने, चिपकाने, पिन लगाने और रंगने की मनाही है। केवल कागज की शीट, उंगलियों के कौशल और मस्तिष्क की रचनात्मक उड़ान का प्रयोग कर सुंदर वस्तुओं और मॉडलों का निर्माण किया जाता है। शुरुआती दौर में कागज का निर्माण बड़ी बड़ी शीटों के रूप में ही किया जाता था, अतः उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे मोड़ कर ही ले जाना संभव था। भारतीय बौद्ध भिक्षु जब चीन से जापान पहुंचे तो वे अपने साथ कागज की शीटों को मोड़ कर ही लाए थे, अतः ये बौद्ध भिक्षु ही एक प्रकार से ओरिगामी कला के विकास के सूत्र बने। जापान में 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच ओरिगामी का तेजी से विकास हुआ। उसे धर्म से जोड़ दिया गया। जैसे लोग मंदिरों में पूजा करते समय ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार जापानी मंदिरों में ओरिगामी से बनी चिड़िया, मेढक तथा मछली चढ़ाने की परंपरा है। लोक मान्यता है कि ऐसा करने से मांगी गई मुराद पूरी होती है, सुख और शांति प्राप्त होती है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जापान के अध्ययन अध्यापन को रोचक बनाने में भी ओरिगामी का प्रयोग होता है। सन 1950 में ये कला जापान से ब्रिटेन और 1956 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुंची। आज लगभग 30 देशों में ओरिगामी अंतर्राष्ट्रीय कला और हॉबी के रूप में विकसित हैं। जापान के अकीरा योशिजावा ओरिगोमिस्ट ने ओरिगामी को लिपि में लिखने के लिए संकेत चिन्हों की एक सांकेतिक भाषा का भी आविष्कार किया है, जिस कारण ये कला पूरी दुनिया में फैल सकी। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों पर ओरिगामी से जैकेट, टी शर्ट, मछली, एफिल टावर, मकड़ी, टैंक, ड्रैगन बनाने की कला को लोकप्रियता मिली है। हार्वर्ड और MIT के वैज्ञानिकों ने मिलकर ओरिगामी तकनीक का प्रयोग करते हुए एक विशेष रोबोट का भी निर्माण किया है, जो खुद अपने से फोल्ड हो सकता है। इस रोबोट को बनाने के लिए कुछ ऐसे विशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया गया है जो बाद में अपने से सिकुड़ जाते हैं और जिनका इस्तेमाल बच्चों के सॉफ्ट टॉय बनाने में होता है। ये रोबोट बिना किसी सहायता के 4 मिनट में खुद को पूरे आकार में लाने और चलने की योग्यता रखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोब वुड के अनुसार इस श्रेणी के रोबोट का निर्माण जो खुद को असेंबल करने की ताकत रखता हो, निश्चित ही बड़ी सफलता है। समझा जाता है कि भविष्य में सैटेलाइट से ऐसे एक दूसरे पर तय किए हुए कई रोबोट्स एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जा सकेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच खुद को असेंबल कर काम में लग सकेंगे। जापान में ओरिगामी रोबोट बनाने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। संयोग से जिन दिनों मैं जापान के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, उन्हीं दिनों मेरी भेंट श्री कृष्ण कुमार दीक्षित से हुई। वे ब्रिटिश और जापानी ओरिगामी संस्थाओं के सम्मानित प्रतिनिधि हैं। उन्होंने ओरिगामी पर एक सुंदर पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने ओरिगामी से गणित, भौतिकी, रसायन, एरोडायनेमिक्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उनका कहना है कि ओरिगामी के माध्यम से व्यक्ति योग, दर्शन, ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस विषय पर उन्होंने लंदन, एडिनबरा, पेरिस, बेल्जियम, शिकागो और न जाने कितने ही शहरों में व्याख्यान दिए हैं। भारत में भी इसके प्रचार प्रसार में वे लगातार समर्पित भाव से लगे हैं। दीक्षित जी ने मुझे भी ओरिगामी के माध्यम से योग तथा ध्यान का अभ्यास कराया, जिससे मुझे अत्यंत शांति मिली। जापान से प्रभावित हो यूरोपीय लोगों ने भी इसे एक प्रभावी कला के रूप में विकसित किया है। ओरिगामी जापान की संस्कृति एवं आम शिक्षा व्यवस्था में भी शामिल हो चुकी है।
इसके जरिए वहां के बच्चे गणित एवं विज्ञान के बड़े बड़े एवं मुश्किल सूत्रों को खेल खेल में सीख जाते हैं। जापान का हर बच्चा ओरिगामी के लगभग 250 नमूने बनाने की योग्यता रखता है। इतना ही नहीं, यदि कोई 1000 नमूने बनाने की योग्यता हासिल कर ले तो उसे कोई दूसरा रोजगार का साधन तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। ओरिगामी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इस विश्वास की पुष्टि के लिए जापान में 2 कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। हिरोशिमा के शांति पार्क में 12 वर्ष की लड़की सासकी सदाको की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति एक ऊंचे आधार पर खड़ी है तथा मूर्ति के सिर पर एक ओरिगामी क्रेन की मूर्ति स्थापित है। सासाकी सदाको की मृत्यु 25 अक्टूबर 1955 को अणु बम के विकिरण के कारण हुई थी। इस लड़की का जन्म 7 जनवरी 1943 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 की अभागी सुबह को अणु बम डाला था। सदाको उस समय अपनी दादी, माँ और भाई के साथ नाश्ता कर रही थी। इस बम के विकिरण से उसकी दादी की मृत्यु हो गई। बम विस्फोट से लाखों हजारों सूरज की रोशनी के समान चमक निकली तथा कान फोड़ू धमाके से सदाको के घर के परखच्चे उड़ गए। सदाको अपनी माँ तथा भाई के साथ भागकर नदी में नाव पर बैठी थी। तभी घनघोर काली वर्षा होने लगी। विस्फोट के समय सदाको 2.5 वर्ष की थी। अणु बम के विकिरण के कारण सदाको बाद में ल्यूकेमिया से ग्रस्त हो गई। सदाको को अस्पताल में भर्ती किया गया। जापान में यह धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति 1000 ओरिगामी सारस बना लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सदाको जीना चाहती थी, स्वस्थ होना चाहती थी, अतः वह कागजों से ओरिगामी सारस बनाने में जुट गई। बीमारी से कमजोर तथा शिथिल सदाको धीरे धीरे सारस बनाती रही, पर 644वीं सारस बनाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सदाको ने एक बार अपने द्वारा बनाई जाने वाले सारसों के बारे में कहा था, मैं तुम्हारे पंखों में शांति लिखूंगी और तुम पूरी दुनिया में उन पंखों के साथ उड़ोगे। रक्त कैंसर होने के पहले सदाको अत्यंत स्वस्थ, सक्रिय, होशियार बच्ची थी और सहपाठियों की बड़ी चहेती थी। सदाको के सहपाठियों ने प्रस्ताव रखा कि हिरोशिमा शांति पार्क में सदाको का स्मारक बनाया जाए। जापान के 3000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस कार्य के लिए चंदा एकत्रित किया। इसी चंदे से 5 मई 1958 को सदाको की मृत्यु के 2 वर्ष बाद सदाको की मूर्ति स्थापित की गई। बाद में अमेरिका के सिएटल शहर के शांति पार्क में भी सदाको की प्रतिमा स्थापित की गई। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अब 5 मई का दिन जापान में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदाको की मूर्ति अणु बम विरोध का जीता जागता प्रतीक मानी जाती है। वर्ष 2009 में ब्रिटेन निवासी फ्रैंक राउलैंड ने सदाको की कहानी पढ़ी और 1000 सारस बनाने का फैसला किया। फ्रैंक राउलैंड बहुत बीमार और कमजोर हो चुका था और दवाओं के सहारे जिंदा था। उसने 16 सितंबर 2009 से ओरिगामी की कागज के सारस बनाने शुरू किए और जनवरी 2010 के अंत तक 1000 सारस बनाने में सफल रहा। उसने उन्हें धागे की 10 लड़ियों में पिरोया और नित पहनने लगे। आश्चर्य, जैसे ही उसने 1000वां सारस बनाया वह स्वस्थ होने लगा, दवाएं बंद हो गई और फ्रैंक राउलैंड की ये अंतिम इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे दफनाते वक्त सारस उसके ताबूत में रख दिए जाएं। और वैसा ही किया गया। ये खबर ब्रिटिश ओरिगामी पत्रिका के अप्रैल 2010 में छपे 261वें अंक के विस्तार के साथ प्रकाशित हुई। जापान में 1000 सारसों को बनाने की परंपरा को सेम बाजुरु कहते हैं। प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि ऐसे सैनिक जो ओरिगामी जानते हैं उनके घाव सामान्य सैनिकों के घावों के मुकाबले जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनमें मृत्यु दर कम होती है। आज ओरिगामी ललित कला के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो रही है।